नमस्कार क्लास, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लाइव ऑनलाइन सेशन ऑफ आईएससी। अर्थव्यवस्था का बैच है। हम नीति आयोग और आयोजन कर रहे हैं, योजना आयोग कर रहे हैं, जिसमें हमने क्लास पंचवर्षीय योजना में हमने 7वीं पंचवर्षीय योजना तक खत्म कर लिया था, और हमने वार्षिक जो योजना थी आपके 1991 से 1991 और 1991 से 1992 भी खत्म कर लिया था। आज हम 8वीं पंचवर्षीय योजना उठाएंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, मतलब इससे क्वेश्चन बनते हैं जिसे हम कहते हैं राव मनमोहन मॉडल, जैसे कल हमने बोला था, या जब डब्ल्यू मिलर मॉडल हम इसे कह सकते हैं। तो क्लास, सबसे पहले, कल के लेक्चर में किसी को कोई प्रॉब्लम, चीजें क्लियर थी? कल के लेक्चर में किसी को कोई प्रॉब्लम? तो टॉपिक है वो क्लास 8वीं पंचवर्षीय योजना है, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना क्लास 1992 से 1997 तक चली थी, 5 साल। 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय भारत एक बहुत ही मुश्किलों के दौर से जा रहा था। जैसे कल आपको मैंने बता दिया था, 1990 के बाद भारत में राजनीतिक अस्थिरता थी। लगातार 2 सरकारें जल्दी जल्दी गिरी थी। फिर 1990 में आपके 90-91 में राजीव गांधी, ये जो एक प्रधानमंत्री के बहुत बड़े दावेदार थे, उनकी हत्या हो गई थी। तो राजनीतिक अस्थिरता बहुत चरम पे थी। साथ ही साथ, जैसे मैंने आपको बताया भी था, कि एक तरफ थोड़ा धार्मिक आंदोलन चल रहा था, दूसरी तरफ थोड़ा ओबीसी बनाम जनरल का आंदोलन चल रहा था। तो ये सब चीजों में भारत का जो आर्थिक माहौल था, आर्थिक परिवेश था, ये बिगड़ चुका था। इससे क्या हो रहा था क्लास, कि भारत से निवेशक विमुख हो रहे थे, बाहर जा रहे थे। तो मतलब भारत से जो पैसा था, डॉलर था या मुद्रा, विदेशी मुद्रा भंडार था, वो कम हो रहा था। ऊपर से अंतरराष्ट्रीय क्या परिस्थितियां थी? अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां ये थी कि इराक ने कुवैत पे हमला किया, इस कारण से अमेरिका ने इराक पे हमला किया। तो जिसे हम गल्फ वॉर कहते हैं, खाड़ी युद्ध कहते हैं, खाड़ी युद्ध के कारण तेल के दाम आसमान छू रहे थे। भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार था नहीं, तो हम तेल कहां से खरीदते? भारत के पास अपने आयात का पैसा देने के लिए सिर्फ 15 दिन का पैसा बचा था। इतनी बुरी हालत थी भारत की। सिर्फ 15 दिन भारत आयात का पैसा दे सकता था 1990-91 में। इस स्थिति में नई सरकार चुनी जाती है, पीवी नरसिम्हा राव आपके प्रधानमंत्री बनते हैं। और वो, क्योंकि वित्तीय संकट बहुत बड़ा था, बहुत बहुत बड़ा वित्तीय संकट था भारत के सामने, तो इस वित्तीय संकट को भारत को इस वित्तीय संकट से उबारने के लिए उन्होंने अपने एक बहुत ही काबिल, परखे हुए आरबीआई के पूर्व गवर्नर श्री मनमोहन सिंह को अपना वित्त मंत्री नियुक्त किया, और उन्हें खुली छूट दी कि भारत को इस वित्तीय संकट से निकालिए आप किसी तरह। भारत, समझिएगा गाइस, बाकी तो मैं डिक्टेशन आपको लाइन से दे ही दूंगा। भारत आपके आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास जाता है, विदेशी मुद्रा कोष और आपके विश्व बैंक के पास जाता है। आईएमएफ ने कहा, क्योंकि भारत के पास भुगतान असंतुलन का संकट था, तो भारत ने कहा हमें मदद करिए, हम तो आपके सदस्य हैं। आईएमएफ वर्ल्ड बैंक ने कहा हम आपकी मदद करेंगे, पर आपको अपनी अर्थव्यवस्था खोलनी होगी। अब ये बंद अर्थव्यवस्था नहीं चलेगी। पहले क्या था? नेहरूवाद वाला अर्थव्यवस्था थी। मतलब हम सेलेक्टिव इंपोर्ट और सेलेक्टिव एक्सपोर्ट करते थे। आपको अपनी अर्थव्यवस्था खोलनी होगी। मतलब जो भारत के गेट्स थे, व्यापार के गेट थे, व्यापार के दरवाजे थे, भारत ने जो सेकेंड 5 ईयर प्लान में बंद कर दिए थे, वो व्यापार के दरवाजे आपके 8th 5 ईयर प्लान में खोले गए। अब मरता क्या ना करता, भारत के लिए बहुत बहुत संकट की घड़ी थी, पैसा चाहिए था अपने आप को संकट से उबारने के लिए, तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की बात माननी पड़ी। भारत ने
आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की बात मानी, अपने रुपए को अवमूल्यन किया, डिप्रिशिएट किया, अपने मूल्यन को, अपने रुपए को जो वैल्यू थी उसको अवमूल्यन किया, डिप्रिशिएट किया, घटाया उसके दाम डॉलर के हिसाब से। जो प्रतिबंध थे व्यापार में, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जिसे एफडीआई कहते हैं, विदेशी संस्थागत निवेश एफआईआई, वो भारत में 1991-92 से उसकी भारत में शुरुआत हुई। तो इसे हम कहते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। भारत की अर्थव्यवस्था 8वें पंचवर्षीय योजना में आपके वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ इंटीग्रेट हो गई, समन्वित हो गई, साथ में चलने लग गई। पर क्लास भारत में ये जो चीज थी, इसका एक बहुत ही दूरगामी परिणाम रहा। इसका आज जो हम फायदा उठा रहे हैं वो उस समय के, जो आज हमारे समय में मोबाइल रेवोल्यूशन है, आप ऑनलाइन देख रहे हैं, आप एडिडास, कोको कोला, पेप्सी, डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स, एलजी, सुजुकी, कैरियर, ये जो ब्रांड्स हैं ना, ये एफडीआई के थ्रू आए भारत में। नोकिया, सैमसंग, एलजी, ये एफडीआई तो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ही तो है। तो उससे क्या हुआ, भारतीयों को चॉइसेस मिली। विदेशी कंपनियां भारत की ओर क्यों भागी? क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट था जो अब तक जिसके दरवाजे बंद थे। भारत में 8वीं पंचवर्षीय योजना में या आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के करारनामे के बाद भारत ने अपने गेट्स खोले और विदेशी कंपनियां भारत में भागी। सबको बिजनेस चाहिए था भारत के लिए, क्योंकि भारत का एक वर्गीय, मध्यम वर्गीय जो गुट था वो उभर रहा था। जो नौकरी पेशा लोग थे वो उभर रहे थे, उनकी सैलरी आ रही थी, तो वो भी अपने आप को एक तरीके से, वो भी मैकडी में खाना चाहते थे, वो भी रेस्टोरेंट जाना चाहते थे, वो भी छोटी कार में सफर करना चाहते थे। तो उन मार्केट को कैप्चर करने के लिए, उस मार्केट को अट्रैक्ट करने के लिए सारी विदेशी कंपनियां भागी भारत की ओर। तो कहा जाता है कि ये जो परेशानी थी, ये जो आपके भुगतान असंतुलन का संकट था, ये एक तरीके से अभिशाप नहीं था, ये एक वरदान था। तो हाँ, ये वरदान था। इसने 8वीं पंचवर्षीय योजना में देखेंगे, भारत की जीडीपी ने, भारत की सकल घरेलू उत्पाद ने जबरदस्त उछाल लिया। समझ में आया गाइस? ओके, तो आज हम देखेंगे कि 8वीं पंचवर्षीय योजना क्या है, इसके उद्देश्य क्या थे, ये इसके मतलब सरकार ने इस 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या क्या किया, और 8वीं पंचवर्षीय योजना में जो हम कहते हैं राव मनमोहन मॉडल, वो राव मनमोहन मॉडल क्या था, और उसके ऊपर हम एक लेख लिखेंगे और टिप्पणी करेंगे। क्योंकि आज ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स और मेंस, चाहे वो पीसीएस हो चाहे आईएएस हो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना, मैंने आपको शुरुआत की, ये चैप्टर में शुरुआत में आपको बता दिया था, 2 पंचवर्षीय योजना गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दूसरी और एक 8वीं। क्योंकि दूसरी पंचवर्षीय योजना ने जो शुरू हुई थी वो 7वीं पंचवर्षीय योजना तक करीब एक जैसा चलता रहा। थोड़ा बहुत बदलाव रहा पर एक जैसा चलता रहा। और 8वीं पंचवर्षीय योजना के बाद जो बदलाव हुआ वो आखिरी जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वो तब तक चलता रहा। तो समझ में आ गया गाइस? कोई आप लोग मेरे से प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, या सब चीजें क्लियर हैं? हाँ जी बोलिए। सर जैसे अभी मतलब खुली अर्थव्यवस्था हो गई थी, तो सर क्या इसके सारे सकारात्मक ही प्रभाव थे? कुछ नकारात्मक? सारे सकारात्मक प्रभाव नहीं रहे, बहुत सारे दुष्प्रभाव रहे खुली अर्थव्यवस्था के। खुली अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव क्या रहा है? सबसे बड़ा चीज जो आपने भी प्रत्यक्ष देखा होगा,
खुली अर्थव्यवस्था का, खुली अर्थव्यवस्था एक तरीके से पूरी भारत में अभी भी खुली अर्थव्यवस्था नहीं है, पर हाँ, भारत धीरे धीरे पूंजीवाद की ओर बढ़ता जा रहा है। जिसके पास संसाधन है वो दिन दुनी रात चौगनी आगे बढ़ता जा रहा है, और जो संसाधन विहीन है वो रसातल में गिरता चला जा रहा है। 1991-92 के सुधार से, ये आपको मेंस में हम टिप्पणी लिख करके लिखवाएंगे, गरीब और गरीब हुआ है और अमीर और अमीर हुआ है। भारत एक एक इंग्लिश का वर्ड है पैराडॉक्स। इंडिया रिप्रेजेंट्स पैराडॉक्स, you can say, in India there is a paradox situation. Okay, पैराडॉक्स सिचुएशन है इंडिया में। यहां अमीरी भी हद की है और यहां गरीबी भी हद की है। अब क्योंकि समाजवादी का सिद्धांत वो पुराना नहीं रहा सिद्धांत, अब समाजवादी का सिद्धांत एक तरीके से उतना आज उस पर हम बहस कर सकते हैं कि कितना उपयोगी है। क्या समाजवाद में जो बंटवारा होगा वो बगैर करप्शन के होगा? दूसरी और 8वीं पंचवर्षीय योजना बहुत महत्वपूर्ण है। 8वीं पंचवर्षीय योजना, जी सर, टाइम पीरियड लिख लीजिए। 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997। 31 मार्च 1997। लिखिए क्लास, लिखिए। 1990-1992 के बीच, मध्य 1990-1992 के मध्य भारत में आर्थिक तथा राजनीतिक अस्थिरता थी। भारत में राजनीतिक आर्थिक अस्थिरता थी, इसलिए 1990 से 1992 के मध्य कोई भी पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की गई। 1990 से 1992 के मध्य कोई भी पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की गई। उन्नीस सौ नब्बे 1991 में भारत में भुगतान असंतुलन की स्थिति थी। भुगतान असंतुलन की स्थिति थी। साथ ही साथ मुद्रास्फीति की भी स्थिति बिगड़ी हुई थी। इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए श्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में
श्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में भारत गणराज्य को 12वें प्रधानमंत्री मिले। श्री पीवी नरसिम्हा राव ने अपने कैबिनेट में पूर्व आरबीआई गवर्नर श्री मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री का पदभार दिया। पूर्व आरबीआई गवर्नर श्री मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री का पदभार दिया। नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जी ने भारत की गिरती हुई अर्थव्यवस्था को देखते हुए आठवीं पंचवर्षीय योजना में कई बड़े सुधार किए। जिसमें देश की समाजवादी अर्थव्यवस्था से मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की ओर भारत को ले जाने का प्रयास किया। विराम। यह भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत थी।
उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत थी। वैश्वीकरण की शुरुआत थी। विराम। इन विभिन्न ढांचागत समायोजन नीतियों को इन विभिन्न ढांचागत समायोजन नीतियों को धीरे धीरे लागू किया गया। धीरे धीरे लागू किया गया ताकि अर्थव्यवस्था को अधिक विकास की ओर ले जाया जा सके, ताकि अर्थव्यवस्था को अधिक विकास की ओर ले जाया जा सके। अधिक विकास की ओर ले जाया जा सके और भविष्य में भुगतान संतुलन और मुद्रास्फीति के संकट को रोकने के लिए और भविष्य में भुगतान संतुलन और मुद्रास्फीति के संकट को रोकने के लिए अर्थव्यवस्था को सक्षम बनाया जा सके, अर्थव्यवस्था को सक्षम बनाया जा सके। अर्थव्यवस्था को सक्षम बनाया जा सके। विराम। 8वीं पंचवर्षीय योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में आठवीं पंचवर्षीय योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में परिणित जॉन डब्ल्यू मुलर MULLER मॉडल पर आधारित थी। जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पर आधारित थी। सर ये किसी का नाम है? हाँ, ये अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आर्थिक अर्थशास्त्री रहे हैं जिन्होंने उदारीकरण के अर्थव्यवस्था के उदारीकरण पर जोर दिया गया था। विराम।
देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्य थे, 8वीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्य थे विभिन्न पहलुओं को, नंबर एक विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन या मानव विकास को मूलभूत उद्देश्य माना, मानव संसाधन विकास या मानव विकास को मूलभूत उद्देश्य माना। नंबर 2, शताब्दी के अंत तक लगभग पूर्ण रोजगार की प्राप्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में रोजगार सृजित करना, पर्याप्त मात्रा में रोजगार सृजित करना, मात्रा में रोजगार सृजित करना। नंबर 3, जनता के सहयोग तथा प्रेरणाओं तथा हतोत्साहन की योजनाओं द्वारा जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, हतोत्साहन की योजनाओं द्वारा जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना। नेक्स्ट पॉइंट, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण तथा 15 से 35 वर्ष आयु समूह में निरक्षरता उन्मूलन, आयु समूह में, सर रिपीट कर दीजिए। 15 से 35
15 से 35 वर्ष आयु समूह में निरक्षरता उन्मूलन, मतलब 15 से 35 वर्ष के बीच में कोई निरक्षर नहीं रहेगा, सरकार का यह लक्ष्य था। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में अवस्थापना, भारत में अवस्थापना जैसे ऊर्जा, परिवहन, संचार, सिंचाई, ऊर्जा, परिवहन, संचार, सिंचाई आदि को सुदृढ़ करना, आदि को सुदृढ़ करना, नेक्स्ट, सभी गांवों में शुद्ध स्वास्थ्य परक पेयजल, सभी गांवों में शुद्ध स्वास्थ्य परक पेयजल, परक पेयजल और प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना, और प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना, नेक्स्ट पॉइंट, खाद्य पदार्थों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने, खाद्य पदार्थों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने, तथा निर्यात के लिए आधिक्य सृजित कराने के लिए, तथा निर्यात के लिए आधिक्य सृजित कराने के लिए कृषि विकास तथा विविधीकरण पर जोर, कृषि विकास तथा विविधीकरण पर जोर, विराम। लिखिए नेक्स्ट लाइन, आर्थिक पंचवर्षीय योजना के दौरान आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आर्थिक निष्पादन की कुछ विशेष बातें निम्नलिखित थी, आर्थिक निष्पादन की कुछ विशेष बातें निम्नलिखित थी, आर्थिक निष्पादन की कुछ विशेष बातें निम्नलिखित थी।
जैसे नंबर 1 तीव्र आर्थिक विकास, नंबर 1 तीव्र तीव्र आर्थिक विकास, नंबर 2 निर्माण क्षेत्र तथा कृषि व संबद्ध क्षेत्र का तीव्र विकास, निर्माण क्षेत्र तथा कृषि व संबद्ध क्षेत्र का तीव्र विकास, नंबर 3 सी या गा, काखा गा गा, निर्यात और आयात में महत्वपूर्ण विकास दरें, निर्यात और आयात में महत्वपूर्ण विकास दरें, कॉमा व्यापार तथा चालू खाता घाटे में सुधार, व्यापार तथा चालू खाता घाटे में सुधार, करंट अकाउंट, चालू खाता घाटा, करंट अकाउंट डेफिसिट सीएडी में सुधार, तथा केंद्र सरकार के वित्तीय घाटे में महत्वपूर्ण कमी, केंद्र सरकार के वित्तीय घाटे में महत्वपूर्ण कमी, वित्तीय घाटे में महत्वपूर्ण कमी, विराम। लिखिए, इस 8वीं पंचवर्षीय योजना ने भारत में एक नए आर्थिक युग की शुरुआत की। भारत में एक नए आर्थिक युग की शुरुआत की। इस 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही इस 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 1 जनवरी 1995 को 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना और इस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत हो गई। वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत हो गई।
विराम। भारत ने भी समय की धार देखकर भारत में भी समय की धार देखकर उदारीकरण और निजीकरण की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया। उदारीकरण और निजीकरण की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया। उद्योगों के आधुनिकीकरण का उद्योगों के आधुनिकीकरण उद्योगों के आधुनिकीकरण आठवीं योजना का एक प्रमुख आकर्षण था। आठवीं योजना का एक प्रमुख आकर्षण था। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। उद्योगों के आधुनिकीकरण आठवीं योजना का एक प्रमुख आकर्षण था। अब देखो क्लास, हुआ क्या था। जब हमारे के यहाँ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया तो जब सरकार किसी विदेशी कंपनी को अपने यहाँ निवेश करने को देती है तो उसके बदले में मोटा पैसा लेती है। इसको आप ऐसा समझो, आपकी जमीन पे आपने दुकान बनाई और कोई दुकान, उस दुकान में आपने जो दुकान बनाई वो उस पे कोई दुकान खोलना चाहता है तो आप उससे पैसा लोगे ना। जिसे आपने सुन रखा होगा, अगर आपने थोड़ा बहुत इन सब बारे में जानकारी हो, पगड़ी, पहले एक पगड़ी ली जाती है, एक मोटी रकम ली जाती है, फिर उसके बाद मंथली किराया जाता है। यही तो होता है ना दुकानों का, इस तरीके का। तो वैसे ही एफडीआई का होता है। जब कोई विदेश एफडीआई कोई भारत में आता है तो पहले उसे भारत सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है और भारत सरकार को एक लमसम पैसा देना पड़ता है कि हम आपके यहाँ निवेश कर रहे हैं और निवेश करेंगे और बिजनेस करेंगे। तो इससे क्या हुआ, जब भारत ने एफडीआई और एफआई मतलब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए द्वार खोले, तो भारत ने इससे पहले इतने बड़े स्तर पे द्वार खोले ही नहीं थे। तो अचानक निवेशकों की बाढ़ सी लग गई। तो भारत के पास डॉलर पे डॉलर आ रहे थे। इससे सबसे पहले क्या किया भारत ने, जो उसका भुगतान असंतुलन था उसको संतुलित किया। फिर जो कर्जा था, कर्जा को फटाफट चुकाया भारत ने। और फिर अर्थव्यवस्था की रफ्तार ने पटरी पे मतलब पटरी, उस अर्थव्यवस्था की रफ्तार को पटरी पे लाना शुरू किया। समझ में आएगा इस? ओके, अगर कहीं भी डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हो, कोई चीज भी एक्सप्लेनेशन। ओके, लिखे क्लास। लिखिए, इस योजना के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था के क्रमिक खोलने की तेजी से को भारतीय अर्थव्यवस्था को क्रमिक खोलने की तेजी से क्रमिक खोलने क्रमिक खोलने क्रमिक खोलने से तेजी से बढ़ते घाटे और विदेशी कर्ज को सही किया गया। तेजी से बढ़ते घाटे और विदेशी कर्ज को सही किया गया।
सही किया गया, विराम। लिखिए, भारत ने इस 8वीं पंचवर्षीय योजना, भारत ने इस 8वीं पंचवर्षीय योजना में औसत लक्ष्य 5.6 रखा गया था, ने औसत लक्ष्य 5.6 रखा गया था। परंतु इस योजना अवधि में वार्षिक वृद्धि 6.6% हासिल हुई। वार्षिक वृद्धि 6.6% हासिल हुई। विराम। लिखिए, आठवीं पंचवर्षीय योजना से निर्देशात्मक योजना प्रयोग में लाई गई। 8वीं पंचवर्षीय योजना से निर्देशात्मक योजना, इंडिकेटिव प्लानिंग, प्रयोग में लाई गई। इस योजना आर्थिक विकास के संदर्भ में, इस योजना आर्थिक विकास के संदर्भ में आठवीं पंचवर्षीय योजना को हम राव मनमोहन मॉडल के रूप में भी जानते हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना को हम राव मनमोहन मॉडल के रूप में भी जानते हैं। के रूप में भी जानते हैं, विराम। देखिए, 1993 में, इस योजना अवधि में 1993 में शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्वरोजगार मुहैया कराने हेतु, शिक्षित बेरोजगारों के स्वरोजगार मुहैया कराने हेतु प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई। प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई। विराम। तो ये तो क्लास 8वीं पंचवर्षीय योजना का खाका था, क्या हुआ, क्या उपलब्धि रही, ये सारा चीज रही।
ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो एक तरीके से डिटेल्ड अब जो उसकी एनालिसिस है वो मैं आपको कराने जा रहा हूं। 8वीं पंचवर्षीय की जो डिटेल्ड एनालिसिस है वो अब आपको कराने जा रहा हूं। हेडिंग डालिए क्लास, राव मनमोहन मॉडल। राव मनमोहन मॉडल। या राव मनमोहन प्रारूप। राव मनमोहन प्रारूप। मार्केट इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स तो थोड़ा बहुत है पर असली चीज मेंस है गाइस। आईएएस और पीसीएस मेंस, उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस, उत्तराखंड पीसीएस मेंस, मध्य प्रदेश पीसीएस मेंस, बिहार पीसीएस मेंस, आईएएस मेंस। ओके, कंपेयर किया जाएगा कि राव मनमोहन मॉडल और नेहरू महलनोबिस मॉडल में अंतर लिखिए, दोनों की क्या खास बात थी, दोनों कितने भिन्न थे, कितनी डिग्री तक भिन्न थे। समझ पा रहे हैं क्वेश्चंस को? ओके, देखिए गाइस, विकास का राव मनमोहन प्रारूप भारत में आर्थिक संकट। विकास का राव मनमोहन प्रारूप भारत में आर्थिक संकट, ब्रैकेट में लिख लीजिए 1990-91। सर रिपीट कर दीजिए। आई एम रिपीटिंग। विकास का राव मनमोहन प्रारूप भारत में आर्थिक संकट, ब्रैकेट में लिखिए 1990-91 के बाद 1992 में अपनाया गया था, के बाद 1992 में अपनाया गया था। उन्नीस सौ 92 में अपनाया गया था। 90 के दशक में एक नवीन रणनीति, 90 के दशक में एक नवीन रणनीति राव मनमोहन प्रारूप अपनाने से, एक नवीन रणनीति राव मनमोहन प्रारूप अपनाने से नेहरू महलनोबिस प्रारूप, नेहरू महलनोबिस प्रारूप, नेहरू महलनोबिस प्रारूप ने पूर्ण रूप से अपनी महत्ता खो दी थी। नेहरू महलनोबिस प्रारूप ने पूर्ण रूप से अपनी महत्ता खो दी थी। महत्ता खो दी थी। विराम, यह समृद्धि एवं विकास में, यह समृद्धि एवं विकास में एक नए रणनीति का प्रतिनिधित्व करता था। यह समृद्धि एवं विकास में एक नए रणनीति का प्रतिनिधित्व करता था जिसमें उदारीकरण के साथ साथ वैश्वीकरण पर भी बल दिया गया था, जिसमें उदारीकरण के साथ साथ वैश्वीकरण पर भी बल दिया गया था। विराम, इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के खोले जाने, इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के खोले जाने एवं बाजार की शक्तियों के महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया गया। बाजार अर्थव्यवस्था के खोले जाने एवं बाजार की शक्तियों के
की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया गया। बल दिया गया। इस रणनीति में अर्थव्यवस्था के समृद्धि एवं विकास में अर्थव्यवस्था के समृद्धि एवं विकास में निजी क्षेत्र की भूमिकाओं निजी क्षेत्र की भूमिका पर बल दिया गया। निजी क्षेत्र की भूमिका पर बल दिया गया। और बहुत सीमाओं तक सार्वजनिक क्षेत्रों की भूमिका को सीमित करते हुए सार्वजनिक क्षेत्रों की भूमिका को सीमित करते हुए उन्हें प्रतिस्पर्धा के माहौल में लाने का प्रयास किया गया। प्रतिस्पर्धा के माहौल में लाने का प्रयास किया गया। माहौल में लाने का प्रयास किया गया। जो सार्वजनिक क्षेत्र नए आर्थिक माहौल में ढल नहीं सकते थे। उनका या तो विनिवेश कर दिया गया या उनका निजीकरण कर दिया गया। विराम। राव मनमोहन प्रारूप में निर्यात प्रेरित समृद्धि के रणनीति को अपनाया। राव मनमोहन प्रारूप में निर्यात प्रेरित समृद्धि के रणनीति को अपनाया गया। राव मनमोहन प्रारूप में निर्यात प्रेरित समृद्धि के रणनीति को अपनाया गया। और आयात प्रतिस्थापन की रणनीति के स्थान पर
और आयात प्रतिस्थापन रणनीति के स्थान पर इसे स्वीकार किया गया। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, आयात प्रतिस्थापन रणनीति के स्थान पर इसे स्वीकार किया गया, इसे स्वीकार किया गया। तो गाइज ये एनालिसिस हुई है 8th 5 ईयर प्लान की, जो राव मनमोहन मॉडल था। अभी पूरा नहीं खत्म हुआ है, बाकी हम कल करेंगे, जिसमें हम कल करेंगे कि राव मनमोहन मॉडल ने क्या क्या परिवर्तन लाए। जो परिवर्तन लाए थे उसका नट शेल, उद्देशिका, प्रीफेस मैं आपको बता चुका हूं। ये जो मैंने पैराग्राफ डिक्टेट किया, कल हम देखेंगे परिवर्तन क्या क्या लाए गए इस मॉडल के तहत। समझ में आएगा? इस आज के क्लास से कोई